नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को क्लास 10 की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में लेकर आ चुके हैं। और आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण या रासायनिक अभिक्रिया होने की शर्तें, साथ ही साथ रासायनिक समीकरण को निरूपित करने की विधि, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम सभी ने कुछ एक दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए फर्स्ट चैप्टर में परिचय की बात की थी। तो आज हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु क्या बोले हम? परिभाषा। तो आज हम प्रॉपर जो स्टैंडर्ड लेवल की परिभाषा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में आज हम लोग किस तरह लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। पिछले लेक्चर में हम सभी ने जो परिभाषा प्रयोग किया था वहां पर हम लोगों ने तत्व यौगिक के जगह पे पदार्थ के शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन हम सभी स्टैंडर्ड लेवल में क्लास 10th में, इसलिए प्रॉपर परिभाषा जो लिखना है वो यौगिक के और तत्व जो है वही पदार्थ का ही स्थान है। और यहाँ पर भी यही तत्व या यौगिक होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके नए तत्व यौगिक का निर्माण करता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब समझिएगा कैसे। अगर ये तो हमारा परिभाषा हो गया, अगर हम उदाहरण देखने जाए, उदाहरण तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था, लोहे में जंग लगना, और इसका समीकरण भी बनाया था। इसके अलावा हम सभी मैग्नीशियम रेवन का दहन जो क्रियाकलाप 1 में दिया गया है वो भी है, मैग्नीशियम रेवन का दहन। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, जैसे जल का अपघटन। इस तीनों उदाहरण को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो ये उदाहरण है और ये हमारा परिभाषा है, प्रॉपर परिभाषा। अब समझिएगा कि शर्त क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होने की शर्त क्या है। अगर आपको उसको जानना है, परखना है कि अभिक्रिया हुई है या नहीं, तो आप इन शर्तों के माध्यम से उनको समझ सकते हैं। अक्सर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो जाए, इसके अलावा रंग में परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा उससे गैस का निकास हो सकता है, यानी कि गैस उससे निकलने की प्रक्रिया हो सकती है, गैस निकलने की, या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो इन 4 लक्षणों पर आप बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि हुई है रासायनिक अभिक्रिया।
लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बता दूं कि ये तो परिभाषा है, लेकिन होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, जो तत्व या यौगिक होता है उसके रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाता है। रासायनिक संगठन में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब कैसे, अब समझने का प्रयास करते हैं। हमने 3 चीजों को देख लिया है, परिभाषा देख लिया, उदाहरण देख लिया और शर्त देख लिया है। अब इस चीज को समझने के लिए जो हमने एक नई चीज को ऐड किया है यहाँ पे, कि रासायनिक संगठन में बदलाव जो होता है यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब वो कैसे, अब समझते हैं। सबसे पहले कि कोई भी तत्व यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहले उदाहरण को देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि लोहे को हम लोग बोलते हैं आयरन, आयरन बोलते हैं। और आयरन किससे, जल से, यानी कि वायु में नमी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और छोड़ता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन ही सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आयरन और जल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये जो हम लोगों का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्या बोले हम, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व या यौगिक में अभिकारक। ये तत्व या यौगिक जो भी है, ये तत्व है और ये यौगिक है। वो क्यों है, वो आपको एक विशेष लेक्चर में बनाऊंगा वीडियो, और उसमें तत्व, यौगिक, इसके अलावा आयन, अणु, परमाणु को समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभिकारक, और जो यहाँ बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत यानी कि बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ तक सीख लिए। अब समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं तो उसका अवस्था होती है, अवस्था होती है, या जो उत्पाद बनते हैं उनकी भी अवस्था होती है। तो अगर वो ठोस के रूप में है तो उसके साइड में एस लिखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आयरन का साइड में लिखेंगे एस, सॉलिड। अगर वो द्रव के रूप में है तो एल लिखने का प्रयास करेंगे, और अगर वो गैस के रूप में है वहां पर जी लिखेंगे। और साथ ही साथ गैस कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, तो ये चिन्ह भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में होता है, अवक्षेप, तो वहां पर ये मतलब जिस तत्व का अवक्षेप बन रहा है या यौगिक का, उसके साइड में एक एरो का निशान नीचे की ओर दिएंगे। ये तो हो गया अवस्था दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे कि यहाँ पर जल का अपघटन है। यहाँ पर क्या है, जल का अपघटन। आपने देखा होगा कि जब बिजली की तार जो होती है, जिससे हम लोग लाइन का कनेक्शन लेते हैं, जब बारिश हो रही है तो अगर उस पर बूंद पड़ती है तो थोड़ा सा धुआं उत्पन्न होता है, झर जिसके तरह होता है। तो होता क्या है कि अगर वो H2O है और उस पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा मिलती है, तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। यानी कि जल का क्या हो गया, अपघटन, जल टूट गया अपने परमाणुओं में। तो यहां पर क्या होता है, विद्युत धारा काम करता है, विद्युत धारा। तो होता क्या है, ये विद्युत धारा जो है इस अभिक्रिया में
उत्प्रेरक के रूप में काम किया। क्या बोले? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक इसमें क्या क्या हो सकता है? ये तो हमारा अवस्था था। अब यहाँ पर उत्प्रेरक में जो अभिक्रिया होने की दिशा बताता है, ये एरो जो है आपका, ये क्या बता रहा है? अभिक्रिया होने की दिशा। तो उत्प्रेरक को इसी एरो के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। अगर अभिक्रिया में दाब के कारण अभिक्रिया हो रही है, तो दाब के लिए जितना भी दाब है उसके उतना एटीएम लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा अगर ताप का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पर भी विद्युत धारा के रूप में उसको ताप भी मिलता है साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर केल्विन के रूप में हमेशा लिखेंगे टेम्परेचर को। दाब और ताप, कभी कभी तत्व का भी प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में, तो उस तत्व को भी उसके ऊपर या नीचे लिखेंगे, तीर के ऊपर या नीचे। अभिक्रिया होने की दिशा वाला जो तीर है, एंगल है उत्पाद की ओर, उसके ऊपर नीचे। खास करके निकेल का आपको प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा। तो हम सभी ने अभी तक क्या देखा है कि शर्त है, ये जो उस प्रतीक के रूप में, जो तत्वों का प्रतीक का रूप में जो प्रयोग किया जाएगा, एक लेटर उसके साइड में उसके अवस्था को दर्शाने के लिए है। और एक चीज आता है, अगर जलीय रूप में है तो उसके लिए AQ का प्रयोग करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा उत्प्रेरक। और अब हम लोग बात करेंगे कि अभिकारक हो गया ये, अब भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ, उत्पाद। अब यहाँ पर समझिएगा, ये क्या बताया? अभिक्रिया होने की दिशा। तो हमने लगभग चीजों को इसमें समझ लिया है, तो थोड़ा सा एक बार प्रयोग भी कर लेते हैं इसके। जैसे कि आयरन Fe है, आयरन के लिए क्या लिखें? Fe। तो लोहा किस रूप में होता है? ठोस के रूप में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? S। फिर जल को किस रूप में लिखेंगे? L, लिक्विड। फिर बन रहा है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। ये किस रूप में है? ठोस के रूप में ही है। इसके अलावा हाइड्रोजन किस रूप में होगा? गैस के रूप में होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? जी। और यहीं पर ऊपर में एक एरो दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी गैस का सिंबल देंगे तो एरो ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक परिभाषा की, उसके उदाहरण की, और साथ ही साथ शर्त की, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लक्षण जो होते हैं वो, और साथ ही साथ उसको निरूपित कैसे करते हैं, तो हमने ये समझा। हम लोगों ने क्या समझा कि वाक्य था, पहले वाक्य में अभिक्रिया को लिखें, उसके बाद किस में लिखें? शब्द में। फिर उसका किस रूप में किए? प्रतीक में। तो इतना हम लोगों ने अभी तक समझा है। और अगले लेक्चर्स में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं और संतुलित किस लिए करते हैं, यानी कि कैसे करते हैं, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना आप लोग समझिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।